Hello everyone. Today I Anu Malik giving a lecture on method of forecasting in time series models. And if we talk about the forecasting, the most important aspect of the time series econometrics is forecasting. There are some methods of forecasting which is popularly used in econometrics, in which the one is ARIMA, which means autoregressive integrated moving average model, and the next is GARCH, and the last one is VAR. Before we discuss about our ARIMA model, that is autoregressive integrated moving average model, we should know about the two prior models, that is AR model and MA model, or we can say that autoregressive process and the moving average process, in which firstly we talk about the autoregressive model. An AR model is the one in which yt depends only on its own past values yt minus 1, yt minus 2, yt minus 3, etc. In simple word we can say that कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा वेरिएबल है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अपनी ही पास्ट वैल्यूज़ पर या अपनी ही लैग्ड वैल्यूज़ पर। ऐसे मॉडल को बोला गया है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। A common representative of the autoregressive model where it depends on p of its past value called as ARP model is represented below। अगर हम बात करें कि हमारा जो है AR मॉडल को हमने p टाइम्स तक जो है ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस लिया है तो हम उसको डिनोट करेंगे वाई टी इजिकल्स टू में बीटा नॉट जो कि हमारा इंटरसेप्ट टर्म होती है प्लस बीटा 1 टी माइनस 1 टी माइनस 2 टी माइनस 3 अप टू टी माइनस पी, और प्लस में ये हमारी एरर टर्म एज इट इज़ आएगी ही यहाँ पर वाई टी। तो अगर हमारा शुरू में ही मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटरसेप्ट टर्म है तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं AR0, दैट इज़ कि हमने वहाँ पर किसी तरह का कोई ऑटो रिग्रेशन नहीं लिया है, डायरेक्ट मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म है। और अगर हमारा एक उसकी लैग्ड वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल में एक लैग्ड वैल्यू ली गई है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस ऑफ ऑर्डर 1। और इन जनरल अगर हमने अभी बात कर ली पी टाइम तक लेते हैं तो इसको बोल जाते हैं हम ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस ऑफ ऑर्डर पी। आगे हमारा आता है अब मूविंग एवरेज मॉडल। A moving average model is one when yt depends only on the random error terms which follow a white noise process। हम white noise process मतलब हम बात कर चुके हैं कि white noise पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। white noise error term कौन सी होती हैं, जिनका मीन कांस्टेंट ज़ीरो होता है और जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट होता है सिग्मा स्क्वायर। तो मूविंग एवरेज मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है, एरर टर्म्स की लैग वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है, उसका ही फंक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मूविंग एवरेज ऑफ क्यूएथ ऑर्डर लेंगे तो हमारा यहाँ पर एरर टर्म जो है वो क्यूएथ तक चला जाएगा। बीटा नोट हमारी वो कांस्टेंट टर्म है, फिर हमने लिया यू टी प्लस ut minus 1, ut minus 2, ut minus 3 up to ut minus q। MA process is simply a linear combination of white noise error terms। सिर्फ और सिर्फ इसमें एरर टर्म्स हैं, कोई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ नहीं है। तो सीधा सीधा बात करी गई है कि एक ऐसा मॉडल होता है मूविंग एवरेज मॉडल जिसमें yt डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वाइट नॉइस एरर टर्म्स पर। आगे आता है हमारा अरमा।
ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव जो हमने AR मॉडल पढ़ा था, मूविंग एवरेज जो कि हमने क्या पढ़ा, MA मॉडल पढ़ा था। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं वो मॉडल क्या बन जाता है हमारा, अरमा मॉडल। There are the situation where the time series may be represented as a mix of both AR and MR model, referred as ARMA। तो यहाँ क्या बात करी गई, कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें हम AR मॉडल को और MA मॉडल की जो फीचर्स हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा अरमा। The general form of such a time series model which depends on P of its own past value, कोई भी टाइम सीरीज मॉडल जो अपनी ही पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही है, मान लीजिए P टाइम तक, एंड Q पास्ट वैल्यू ऑफ द वाइट नॉइज डिस्टर्बेंस टर्म टेक द फॉर्म ऑफ अरमा। कोई भी मॉडल या टाइम सीरीज मॉडल जो अपनी खुद की पास्ट वैल्यू पर तो P टाइम तक डिपेंड कर रहा है और वाइट नॉइस एरर टर्म पर वो QF टाइम डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मॉडल को क्या कहा गया है, अरमा मॉडल कहा गया है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट वाला मॉडल आ गया जिसमें सिर्फ एरर जो खुद की इसकी लैग्ड वैल्यू है वही ली गई हैं, और जो दूसरा नीचे दिया गया है उसमें सारी की सारी एरर टर्म्स की बात हुई है। तो हमने AR पढ़ा, MA पढ़ा, फिर अरमा पढ़ा, अब आता है हमारा अरिमा मॉडल। अरिमा मॉडल मीन्स ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल। देखिए अब कोई भी जो हमने पहले बात करी थी, कोई भी टाइम सीरीज़ जो नॉन स्टेशनरी है उसको हम स्टेशनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंसिंग इट, जो हमने इंटीग्रेटेड डिफरेंसिंग मॉडल पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो उसी की यहाँ थोड़ा सा जिक्र हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने आई जो ऐड किया है वो इंटीग्रेशन का, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन वर्ड ऐड हुआ है, तो कोई भी नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज़ को जब हम स्टेशनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस लेते हैं या सेकंड ऑर्डर डिफरेंस लेते हैं, ऐसे n टाइम तक लेते हैं। तो वही यहाँ पर हल्का सा डिफाइन किया है मैंने। A series which is stationary after being differentiated once is said to be integrated of order 1 and is denoted by I1। अगर आपको नहीं ध्यान है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन किया है। ऐसी कोई भी टाइम सीरीज जिसको हमने स्टेशनरी बनाया है नॉन स्टेशनरी से बाय डिफ्रेंशिएटिंग इट वंस, एक बार डिफ्रेंशिएट करके ही वो स्टेशनरी बन जाती है, तो उसको हम I1 से हमने डिनोट किया। If we have a difference, a time series d times to make it stationary and then apply the ARMA to it, then the original time series is become अरीमा। सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई भी टाइम सीरीज़ को स्टेशनरी बनाने के लिए d टाइम तक उसको डिफ्रेंशिएट किया है तो, और फिर हमने उसमें अरमा को अप्लाई किया है, तो ऐसा जो टाइम सीरीज़ हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, हमारी अरीमा बन जाएगी, जिसमें कि हमारा R तो क्या थे हमारे, उसका लैग्ड वैल्यूज़ थी, D जो आ गया डिफ्रेंशिएशन का आ गया, और Q जो आ गया हमारा वो एरर टर्म की लैग वैल्यूज़ थी। यहाँ पर इनको डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ R जो है नंबर ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म है कि कितनी जो है उसमें खुद डिपेंडेंट वेरिएबल की पास्ट वैल्यूज़ ली गई हैं, मतलब YT-1, YT-2 अप टू YT-R तक। D जो है वो है नंबर ऑफ द टाइम द सीरीज हैज़ टू बी डिफरेंस टू मेक इट स्टेशनरी। D का मतलब है कि हमने टाइम सीरीज़ को स्टेशनरी बनाने के लिए कितनी बार उसको डिफरेंस किया है। और फिर आता है हमारा Q का मतलब है नंबर ऑफ द मूविंग एवरेज टर्म। मूविंग एवरेज टर्म मतलब कि कितनी बार जो है उसमें एरर टर्म की लैग्ड वैल्यू है, UT-1, UT-2 अप टू UT-Q। अगर कोई भी अरिमा जो है मॉडल को हमने डिनोट किया गया है R
कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी स्टेशनरी है क्योंकि हमने उसको कोई डिफरेंस नहीं किया। डी यहाँ ज़ीरो है, फिर यहाँ पर क्यू भी क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब उसमें एरर टर्म का कोई लैग्ड वैल्यू नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, प्योरली ए आर स्टेशनरी प्रोसेस है। और अगर आ जाता है अरिमा ज़ीरो ज़ीरो क्यू, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑटो रिग्रेसिव टर्म नहीं है, हमने उसको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेशनरी है। और क्यू का मतलब आ गया कि उसमें मूविंग एवरेज टर्म्स है, मतलब एरर टर्म्स की लैग्ड वैल्यू है। तो ऐसे मॉडल को बोलेंगे हम प्योरली मूविंग एवरेज स्टेशनरी प्रोसेस। तो ये था हमारा अरीमा मॉडल, जिसमें हमने अरीमा को जानने के लिए सबसे पहले ऑटो रिग्रेसिव मॉडल को पता होना चाहिए, मूविंग एवरेज मॉडल का पता होना चाहिए, देन अरमा का पता होना चाहिए, देन वी मूव टूवर्ड द अरीमा मॉडल, दैट इज दिस. Now we move ahead. Next is our BJ methodology, which is also known as Box-Jenkins methodology. ये अरीमा का ही एक्सटेंशन है। ये एक the estimation and forecasting of univariate time series method is carried out by using BJ methodology. forecasting का ही एक मेथड है। BJ methodology used to test whether data follow AR process, MA प्रोसेस, अरिमा प्रोसेस और अरमा प्रोसेस। जो हमारा बीजे मेथोडोलॉजी है उसमें हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं या क्यों यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि टाइम सीरीज़ जो हमारी है मॉडल है वो कौन सा प्रोसेस को इनमें से फॉलो कर रहा है। इसमें हमारा जो मेन इसमें बात की गई है वो ये है कि बीजे मेथोडोलॉजी केवल और केवल ऐसे टाइम सीरीज़ पर ही एप्लीकेबल है जो स्टेशनरी होती हैं। स्टेशनरी मतलब जहाँ पर मीन वेरिएंस जो है टाइम वेरिंग नहीं होता, टाइम से जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो या तो वो ऑलरेडी स्टेशनरी होनी चाहिए टाइम सीरीज, या कोई भी ऐसी टाइम सीरीज़ हो जिसको हम स्टेशनरी बना सकते हैं आफ्टर वन और मोर डिफरेंसेस। जो हमने इंटीग्रेटेड डिफरेंसिंग की बात करी थी कि हम नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी बना दें उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद। बीजे मेथोडोलॉजी में बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा एस्टिमेशन, तीसरा डायग्नोस्टिक चेकिंग, देन फोरकास्टिंग। और सबसे पहला जो है आइडेंटिफिकेशन से भी पहला क्या है कि टाइम सीरीज़ जो है वो स्टेशनरी होनी चाहिए, और स्टेशनरी नहीं है तो उसका डिफरेंसिंग करके फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस करो या 2 बार करके 2 ऑर्डर डिफरेंसिंग करो या कितना टाइम करके भी उसको स्टेशनरी बनाना है। तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला आता है हमारा ACF, मतलब ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन खुद से ही बता रहा है ये कोरिलेशन विद इटसेल्फ। ऑटो मतलब खुद से ही जिसका कोरिलेशन है वो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बन जाता है। yt correlated with its past value yt minus 1 is called ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। जब हमारा yt जो है अपनी खुद की पास्ट वैल्यूज से जो है ऑटो कोरिलेटेड है, ऐसे फंक्शन को बोला गया है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है जो हम टेक्निकली यूज़ करते हैं जब हम कोई डाटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद आता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, PACF, are used to measure the degree of association between yt and yt minus p when the effect at other time lags are removed. पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में क्या है, अगर हम 2 एलिमेंट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो इनके बीच में आने वाले जितने भी लैग टाइम्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि अगर हम मेज़र करना चाहते हैं कि y1 का इफ़ेक्ट y5 पर क्या है, तो इनके बीच की जो टाइम लैग्स हैं y2, y3, y4 उनको हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम 2 ही उनका फंक्शंस का रिलेशन की स्टडी करेंगे तो वो हमारा पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बन जाता है।
नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द ACF एंड PACF, मतलब वाई वी आर कैलकुलेटिंग द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये है, जस्ट टू सी व्हाट एक्सटेंट द करंट वैल्यू ऑफ सीरीज रिलेटेड टू द पास्ट वैल्यू। तो हमने ये जो आइडेंटिफिकेशन किया वो क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए किया कि कैसे जो है करंट वैल्यू जो है वो पास्ट वैल्यू से इफ़ेक्ट हो रही है या कितना उसका इफ़ेक्ट पास्ट वैल्यू से है। तो हमने सबसे पहला तो स्टेशनरी की बात कर ली कि हमारा मॉडल स्टेशनरी होना चाहिए। दूसरा स्टेप हमने आइडेंटिफिकेशन की कर ली, जो हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन या पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन से करेंगे। इसमें थर्ड स्टेप आता है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द टेंटेटिव मॉडल, मतलब अब हमें क्या करना है उसका एस्टिमेशन के लिए ये 3 मेथड्स हैं। यल वाल्कर प्रोसीजर है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स है, मैक्सिमम लिवलीहुड मेथड है। ये 3 मेथड्स लगा करके हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप आता है हमारा डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस में हम क्या देखेंगे कि जो हमने आर द एस्टिमेटेड रेजिडुअल आर द वाइट नॉइज, की जो रेजिडुअल्स हैं मतलब जो एरर टर्म्स हैं वो वाइट नॉइज है या नहीं। अगर वो नहीं है तो हम दोबारा से अपने सेकंड स्टेप पर चले जाएंगे और फिर दोबारा फॉलो करेंगे। अगर वो है तो हम जो है वहाँ से फोरकास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम लास्ट में इसमें फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि इन मैनी केसेस द फोरकास्टिंग ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल देन दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल इकोनॉमेट्रिक मॉडलिंग, पर्टिकुलरली फॉर द शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए ये मेथडोलॉजी सबसे रिलायबल है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। Now our next model is VAR model, that is vector autoregression. This model was developed by Sims. यहाँ 2 टर्म्स का यूज़ हुआ है, एक तो ऑटो रिग्रेशन और एक वेक्टर। The term autoregressive is used to the appearance of the lagged value of the dependent variable on the right hand side of the equation, क्योंकि हम जो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इक्वेशन में उसकी लैग्ड वैल्यूज़ ही ले रहे हैं, इसलिए हमने ऑटो रिग्रेसिव टर्म ली है। और द टर्म वेक्टर इज़ यूज टू द फैक्ट दैट वी आर डीलिंग विद अ वेक्टर ऑफ द 2 और मोर वेरिएबल्स। वेक्टर टर्म हमने इसमें इसलिए यूज़ करी है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में एक का इफेक्ट दूसरे पर है। अगर स्टडी करने के लिए हम एक के इम्पैक्ट को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे की स्टडी करेंगे, दूसरे इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए हम पहले वाले को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब आपस में क्लोज रिलेशन इनमें मिलेगी। ऑल द वेरिएबल्स इन द वार आर एंडोजीनियस। एस्टिमेशन ऑफ द वार इज़ डन बाय यूजिंग OLS मेथड। जो वार में वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल में जो एस्टिमेशन होता है वो OLS अप्लाई करके हो जाता है। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि कैसे एस्टिमेशन होता है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं मनी का और इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पर एक बायलेटरल कैजुअलिटी है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे मनी किससे अफेक्ट होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे अफेक्ट होता है, मनी से। अब हमने इसको जो है इक्वेशन में रखा, मान लीजिए ये हमारा मनी है YT, तो हमने कहा कि वो अपनी लैग्ड वैल्यू पर डिपेंड करेगा, तो ये हमने इसकी लैग्ड वैल्यू ले ली। दूसरा हमने बात करी कि जितने भी इसमें वेरिएबल्स होंगे वो भी आपस में क्या लेंगे, अपनी लैग्ड वैल्यू ही लेंगे। तो देखो 2 हमने वेरिएबल्स यहाँ लिए हैं, मनी और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये मनी है तो मनी की तो लैग्ड वैल्यू आ गई इसमें, तो हमने लैग्ड वैल्यू जो है मनी की ली। और सेम हमारा दूसरा वेरिएबल था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो लैग्ड वैल्यू हमने उसकी ली और ये हमारी एरर टर्म है। दूसरा अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो हमने इसकी लैग्ड वैल्यू ली, और दूसरा हमारा वेरिएबल था मनी, तो मनी की भी हम लैग वैल्यू लेंगे। यहाँ अब इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि हमें लैग की क्या लेंथ
लैग की लेंथ को डिसाइड करने के लिए ये एक कोई फॉरेन क्राइटेरिया है, एकाकी और स्विज़र्लैंड क्राइटेरिया, जिससे डिसाइड होगा नंबर ऑफ लैग्स कि हमें कितने लैग टाइम पीरियड की स्टडी करनी है। और जब हम ये क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे उसके बाद हम अपना OLS अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट हमारा गोल है फोरकास्टिंग करने का, वो हम इस मेथड से कर सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं इसकी वेक्टर ऑटो रिग्रेशन की। सबसे पहली क्या है, इट इज़ अ ट्रू साइमल्टेनियस सिस्टम इन दैट ऑल वेरिएबल्स आर रिगार्डेड एज एंड। साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है तो उसमें यही पढ़ा है ना कि जो फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नेक्स्ट में वही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, मतलब आपस में कोरिलेशन है। जैसे प्राइस और डिमांड की बात करें, प्राइस जो है डिमांड पे डिपेंड करता है और अगली ही इक्वेशन में डिमांड जो है वो प्राइस पर डिपेंड करती है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इसमें रहती हैं, सिस्टम रहता है। नेक्स्ट है, इन अ वार मॉडलिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर फंक्शन of the past or the lagged value of that variable and all other variable included in the model। दूसरे इसमें बात की गई है कि जो वार मॉडलिंग होती है उसमें लीनियर फंक्शन होता है उनकी पास्ट वैल्यू का, जितने भी वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन में, चाहे वो एक है दो है, उन सभी की लैग्ड वैल्यू को उस मॉडल में कंसीडर किया जाता है। थर्ड है, इफ़ ईच इक्वेशन कंटेन द सेम नंबर ऑफ लैग्ड वेरिएबल इन द सिस्टम इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अप्लाइंग द OLS। मतलब जितने सिस्टम में जो है वेरिएबल्स हैं उतने ही हमने इक्वेशंस बनाई हैं। मान लीजिए हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमने दो ही इक्वेशंस बनाई थी। तो जब हमारी ऐसा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो वहाँ पर हम OLS लगा कर के एस्टिमेशन कर सकते हैं, और एस्टिमेशन कर लिया तो उसके बाद हम इजीली फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इस मॉडल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। एक तो ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है, दूसरा कि ये पॉलिसी एनालिसिस में लेस इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है, तीसरा कि हमारा इसमें हमें लैग की लेंथ को डिसाइड करना पड़ता है और ये थोड़ा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और नंबर फोर्थ है कि इन M वेरिएबल वार मॉडल ऑल M वेरिएबल शुड बी स्टेशनरी और मेड स्टेशनरी बाय डिफरेंसिंग। वो तो हमारा है ही इसमें मेन कि हमारा अप्लाई तभी होगा तब मॉडल हमारा स्टेशनरी होगा, अगर स्टेशनरी नहीं है तो हमको उसको स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। और लास्ट जो है, कोफिशिएंट इन द एस्टिमेटेड वार मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। एस्टिमेशन करना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये कुछ इसमें ड्रॉबैक्स हैं वार मॉडल की। Now we talk about the last model of forecasting, that is GACH model, which means generalized autoregressive condition heteroscedasticity model. Before discussing GACH model, there is a model ARCH model, ARCH, which means autoregressive condition heteroscedasticity model. These two models are basically for measuring volatility in the time series। Means जब हमारी स्टेशनरिटी नहीं होती, जहाँ पर चेंज हाई होते हैं, उस टाइम सीरीज़ में फोरकास्टिंग करने के लिए आर्च या गार्च मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। Arch model was originally introduced for modeling inflationary uncertainty but has subsequently found especially wide used in the analysis of financial टाइम सीरीज़। सबसे पहले जो आर्च मॉडल था वो उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया था कि जो इन्फ्लेशन की वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट रहती है उसको जानने के लिए, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होने लगा टाइम सीरीज़ एनालिसिस में। तो आर्च मॉडल का जो डेवलप किया था वो 1982 में रॉबर्ट एंगल ने किया था, और इनको अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्होंने इसको डेवलप किया टू मॉडल द टाइम वेयरिंग वॉलेटिलिटी ऑफ्टन ऑब्जर्व्ड इन इकोनॉमिकली टाइम सीरीज डाटा।
Arch model assume the variance of the current error term or the innovation to be a function of the actual size of the previous time period error term. Often the variance is related to the square of the previous innovation. तो यहाँ आर्च मॉडल क्या कहता है कि जो हमारे करंट एरर, वैसे तो हम क्या मानते हैं, हेट्रोस्केडासिटी, जो होमोस्केडासिटी होती है उसकी अजम्पशन क्या होती है कि एरर टर्म का वेरिएंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन आर्च मॉडल क्या मान के चलता है कि जो करंट एरर टर्म का वेरिएंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस टाइम पीरियड के एरर टर्म के वेरिएंस के स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है। इसी को फर्दर जो है 1986 में रॉबर्ट एंगल का एक स्टूडेंट था बेलरिसेव, उसने 1986 में डेवलप किया गार्च मॉडल। गार्च मॉडल क्या है, जर्नलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी मॉडल। उन्होंने इसको जो इंट्रोड्यूस किया उसका मेन पर्पस था टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फोरकास्टिंग वॉलेटिलिटी इन एसेट प्राइसेस। अभी तक जो हमने पहले दो मॉडल पढ़े, अरीमा और वार मॉडल, वो हमारा वॉलेटिलिटी से उनका कोई मतलब नहीं था, कोई किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन आर्च और गार्च मॉडल जो है वो टाइम सीरीज़ में तब यूज़ किए गए फोरकास्टिंग के लिए जब वॉलेटिलिटी रहती है, मतलब वेरिएंस, मतलब जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज बढ़, कभी इंक्रीज़ हो रहा है कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो आर्च मॉडल को डिफाइन करते हैं, ये है क्या। One of the assumption of the econometrics model is that the variance of the error term is constant, but when this assumption is violated, that is not uniform variance is called heteroscedasity। जो यहाँ H का मतलब है, हमारी जो U पर एरर टर्म पर अजम्पशन है उसमें एक अजम्पशन ये है कि एरर टर्म का वेरिएंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। लेकिन जब वेरिएंस यूनिफॉर्म नहीं रहता, ये अजम्पशन नहीं रहती, वॉलाइट हो जाती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम क्या बना देता है, हेट्रोस्केडासिटी की। उसके बाद जब वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज नॉट जस्ट नॉट यूनिफॉर्म बट इज अफेक्टेड बाय द वेरिएंस प्रीसीडिंग इट, दिस रेफर्ड टू एज ऑटो रिग्रेशन। केवल और केवल एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ वो अफेक्ट हो रहा है उसी की प्रीसीडिंग वैल्यू से, तो वो क्या बता देता है, ऑटो रिग्रेशन का। जो हमने AR मॉडल में भी पढ़ा था कि YT डिपेंड कर रहा है अपनी पास्ट वैल्यूज़ में, तो यहाँ पर जो है वेरिएंस जो है वो डिपेंड कर रहा है, एरर टर्म का वेरिएंस डिपेंड कर रहा है उसी की लैग्ड वैल्यूज़ पर। तो हमारा AR क्लियर हो गया, H क्लियर हो गया। अब C यहाँ आता है कंडीशनल के लिए। तो द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज अफेक्टेड बाय द वेरिएंस ऑफ वन और मोर अदर वेरिएबल, इट इज़ कंडीशनल। कि जो एरर टर्म का वेरिएंस है वो इफेक्ट हो रहा है एक या एक से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं उनके वेरिएंस से, तो ये उसकी कंडीशन बन जाती है। The goal of Arch model is to provide a measure of volatility that can be measured in financial decision making। मेन है जब volatility है, change है, कोई भी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता है, अनसेटलमेंट है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करना। तो अब देख लेते हैं आर्च मॉडल को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एरर टर्म का जो वेरिएंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, लेकिन हमने उसको क्या लिया, टाइम वेरिंग लिया है, इसलिए हमने इसमें T टर्म यूज़ कर दिया है। ये हमने अपनी कांस्टेंट टर्म ली प्लस β1, एरर टर्म ली U2 मतलब U स्क्वायर T-1, हमें एरर टर्म ही लेनी है तो वो ही हम लेते गए हम अपने Q तक, U स्क्वायर T-Q, क्योंकि हमने बात करी थी आर्च मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें उसका वेरिएंस डिपेंड करता है उसी की ही लैग वैल्यूज़ के स्क्वायर्स की। तो ये हमने लैग वैल्यू ले ली एरर टर्म्स की और उसका हमने स्क्वायर कर दिया।
अब कुछ कंस्ट्रेंट आती हैं इन पैरामीटर्स पर। सबसे पहले क्या है, वेरिएंस हैज़ टू बी पॉजिटिव, दैट इज अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और बीटाज की वैल्यूज़ भी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। और स्टेशनरिटी के लिए जो बीटाज हैं उनका सम जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए। आर्च मॉडल में कुछ लूप होल्स आए, कुछ डिसएडवांटेजेस आए, जिसकी वजह से जो है इनका स्टूडेंट था बॉलरेसेलेव, उन्होंने गार्च मॉडल को डेवलप किया। तो उसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहली डिसएडवांटेज है अ स्मॉल नंबर ऑफ द टर्म्स error terms is often not sufficient. Square of residual r is still often correlated. इसमें बात करी, अगर हम ये टर्म्स कम लेते हैं, एरर टर्म्स की लैग वैल्यूज़ को कम लेते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, क्योंकि इनमें जो है कोरिलेशन बना रहेगा और हम कोई फोरकास्टिंग नहीं कर सकेंगे। दूसरा, अगर हम इन वैल्यूज़ को, एरर टर्म्स की लैग वैल्यूज़ को ज़्यादा ले लेते हैं तो वो भी जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ये कंस्ट्रेन हमने दो मानी है स्टेशनरिटी के लिए और वेरिएंस के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो यहाँ फोरकास्टिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इनका स्टूडेंट जो था उन्होंने डेवलप किया गार्च मॉडल को, जिसका प्रोनाउंसिएशन है जनरलाइज ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी। तो जो गार्च मॉडल होगा वो वहीं पर अप्लाई हो सकता है जब हमारा एरर टर्म का वेरिएंस जो है कांस्टेंट नहीं होगा। एरर टर्म का वेरिएंस अगर कांस्टेंट नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द हेट्रोस्केडासिटी। The reason of heteroscedasity is that the error term is following an autoregressive moving average pattern. That is, it is the function of an average of its own past values. सबसे पहला हम आर्च को वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जब वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, और वेरिएंस कांस्टेंट ना होने का रीज़न उन्हें बताया कि वहाँ पर क्या मिलेगा, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज पैटर्न मिलेगा। मतलब कि जो एरर टर्म है वो अपनी ही पास्ट वैल्यू से रिलेट करेंगी। तो गार्च मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय Boleslav in 1986. Garch helped to model the volatility or the variance which depends on the past residual या error term, स्क्वायर्ड ऑब्जर्वेशन एंड पास्ट वेरिएंस ऑफ द सीरीज। हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये अल्फ़ा हमारा कांस्टेंट है, ये हमने क्या ली, एरर टर्म, पास्ट एरर टर्म, इसलिए हमने t-1 किया, उसका क्या करना है स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर किया, प्लस ये हमने लैम्डा, प्लस हमने क्या लिया पास्ट वेरिएंस ऑफ द सीरीज, वेरिएंस की ही पास्ट वैल्यू हमने ली, तो सिग्मा स्क्वायर t-1 हो गया। अब अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं पूरा क्यू पी वैल्यूज़ तक, तो हमारा गार्च मॉडल क्या बन जाएगा, देखो क्यू तो हमें एरर टर्म का लेना है, तो ये आई गोज़ फ्रॉम 1 to क्यू, तो हमारा एरर टर्म हमने टी तक ले ली, क्यू तक ले ली, और इसी तरीके से हमने जो हमारे वेरिएंस है उसकी लैग्ड वैल्यूज़ जो है वो पी तक ले ली। तो ये इसकी जर्नल फॉर्म हो गई, लेकिन प्रैक्टिस में हम फर्स्ट वाली ही फॉर्म को यूज़ करते हैं क्योंकि ये इजी और गुड रिजल्ट देती है। अब हम इन जो ये हमने टर्म्स ली हैं उनको बता देते हैं, वो है क्या, सिग्मा टी स्क्वायर क्या है, करंट डे वेरिएंस और वॉलेटिलिटी। ये हमारा करंट वेरिएंस को बता रहा है कि आज जो है क्या ट्रेंड है, कितना चेंज हो रहा है। अल्फ़ा जो है हमारा वो कांस्टेंट टर्म है, यू स्क्वायर t-1 जो है वो प्रीवियस स्क्वायर रेसिडुअल है, मतलब जो एरर टर्म है उसकी प्रीवियस वैल्यू है, जिसको हम आर्च टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि हमने जो आर्च मॉडल था उसमें क्या ली थी, सिर्फ एरर टर्म्स की ही लैग्ड वैल्यूज़ ली थी, तो इसलिए हम इस टर्म को आर्च टर्म भी बोलते हैं। जब इस मॉडल में क्या आ जाती है, वेरिएंस की लैग्ड वैल्यू आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा गार्च टर्म बन जाती है। तो ये हमारा हो गया। तो टुडे वेरिएंस कैन बी अंडरस्टूड, तो इस टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं,
टुडे मतलब आज का जो वेरिएंस है, टुडे वेरिएंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द स्टडी error term square error term square and study variance square of any particular series but study lag values. एरर टर्म का स्क्वायर और जो है लैग वैल्यू का सॉरी वेरिएंस की लैग वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो हम गार्च मॉडल की स्टडी कर लेते हैं। दो कंडीशन है गार्च मॉडल में। सबसे पहला है वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग एंड द आर्च इफेक्ट। वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग होता क्या है? लार्ज चेंज आर फॉलोड बाय लार्ज चेंज, स्मॉल चेंजेस आर फॉलोड बाय स्मॉल चेंज। मतलब कि क्या है, वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग में क्या है, डिपेंडेंसी को शो करता है कि वो पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है। वी कैन प्रेडिक्ट सिंपली बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज़। हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और हमें पता चल जाएगा कितनी चेंजमेंट आ रहा है और इससे हम अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आर्च इफेक्ट है। द सीरीज विच प्रेजेंट कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी और ऑटो कोरिलेशन इन द स्क्वायर्ड सीरीज is said to have arch effect. It is also known as non-constant variance. अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो वी कैन से दैट इन एनी पर्टिकुलर वेरिएंस विच इज़ नॉट हैविंग कंसिस्टेंसी, जहाँ वेरिएंस जो है कंसिस्टेंट नहीं है तो वहाँ क्या आएगा, आर्च इफेक्ट। क्योंकि आर्च इफेक्ट में हमने पढ़ाई क्या है, जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पर जो है गार्च जो है लग जाता है, गार्च मॉडल अप्लाई हो जाता है। तो अब इसका लास्ट आ जाता है कि हम गार्च मॉडल का कहाँ यूज़ करते हैं। तो गार्च इज़ अ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक यूज टू हेल्प प्रिडिक्ट द वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स के रिटर्न में कितना चेंजमेंट आ रहा है उसको जानने के लिए हम गार्च मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ आता है टू असेस रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स दैट एग्जिबिट कल्चर्ड पीरियड ऑफ वॉलेटिंग इन द रिटर्न। दूसरा इसमें इसका जो यूज़ है वो है कि कितनी रिस्क और कितना जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न कहाँ से, एसेट से, वो जानने के लिए हम गार्च मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द टू मॉडल्स, arch and Garch model, which are used for forecasting in the time series where there is a volatility. So it is the end of my lecture. I hope you guys understand. Thank you.